हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम बात करने वाले हैं DSSP की टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। और इसमें हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे विदाउट एनी फर्दर डिले। एक छोटी सी बात, एक बड़ी ही अच्छी सी प्यारी सी बात यहाँ पर लिखी हुई, देख लेते हैं क्या है ये। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ चीज़ें रोकती हैं, जैसे कि आपका मन, ठीक है, या फिर आप सोचते हो कि मेरे पास ये चीज़ हो जाती तो मैं अच्छा परफॉर्म कर लेता। स्टार्ट वेयर यू आर, अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, जो भी पास्ट में था, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़िए। यूज़ व्हाट यू हैव, यानी आपके पास जो रिसोर्स है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उनका 100% यूज़ कीजिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास जैसे कि आप बुक्स वगैरह खरीदते हैं तो आप 10 बुक खरीद लेते हैं, लेकिन उनमें से 2-3 ही ढंग से पढ़ते होंगे विद रिविजन। वही वाली चीज़ है, डू व्हाट यू हैव और डू व्हाट यू कैन। अपना बेस्ट कीजिए, 100% दीजिए। उसके बाद लाइफ में कुछ भी होता है नहीं होता है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट करना है, ताकि आप बाद में निराश ना हो कि अगर मैं और ज़्यादा पढ़ लेता या मैं और ज़्यादा इसमें चीज़ में मेहनत कर लेता तो काम मेरे ठीक से हो जाता। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को पहले से ही, है ना, DSSP के लिए। चलिए तो अपना शुरू कर देते हैं अपना सिलेबस डिस्कशन। यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस के लिए देखिए, सभी के लिए ये चीज़ है यहाँ पर, जो अपने टीजीटी वाले टीचिंग के स्टूडेंट्स हैं। पार्ट आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से पार्ट है, पार्ट ए है और दूसरा पार्ट है आपका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपके कुछ सेक्शन बटे हुए हैं, उन सेक्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है आपका वो है हिंदी इंग्लिश। वैसे आपका जो एग्ज़ाम होगा ना सीबीटी, आपका जो एग्ज़ाम है सीबीटी बेस्ड है, यानी कंप्यूटर वाला आपका ये एग्ज़ाम है, पेन पेपर टाइप नहीं है, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा आपका ये। और इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अगर माने तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हर एक सेक्शन के यहाँ पर 20 क्वेश्चन हैं। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाएगी तो उसके लिए भी 20 क्वेश्चन है। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपकी 20 क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो इस आपके जितने भी सेक्शन हैं ये आपके बन रहे हैं, टोटल सेक्शन 5 सेक्शन बन रहे हैं और आपका ये 100 मार्क्स बैठ रहे हैं यहाँ पर। सेम सिचुएशन है आपकी यहाँ पर सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का जो पार्ट बी है इसमें भी आपके टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 आएंगे। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो भी 20 है आपके। ठीक है, और जो मार्क्स हैं वो भी आपके 20 ही हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 0.25 मार्क्स। ठीक है, हर एक जब भी आप गलत आंसर करेंगे, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और ये सब का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं मैं आपको, आपका जो ये वाला सेक्शन है पार्ट ए, ऐसा नहीं है आप सिर्फ सोशल साइंस करके आएंगे पार्ट ए को इग्नोर कर दें, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पार्ट ए को भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, वो बाद में मैं आपकी एक वीडियो बना दूंगी कैटेगरी वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके। तो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आपका पार्ट बी जो है वो कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज वो पार्ट आपका बी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सोशल साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन ही आएंगे आपके पार्ट ए में से। ठीक है, 20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में से। तो ये वाले सेक्शन को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है पार्ट ए को, पार्ट बी तो हम करेंगे ही अच्छे से। ठीक है ना, चलिए बढ़ चलते हैं आगे। एक बार देख लेते हैं अपना जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी का क्या क्या चीज़ें हैं। वही सारी चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ी हैं। ठीक है, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वही कथन वाले क्वेश्चन आपके आने हैं। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, क्योंकि सीबीटी जो क्वेश्चन आपका पेपर होता है उसमें टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, विजुअल मेमोरी है, सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अरिथमेटिकल आपकी रीजनिंग होगी, वर्बल, और आपका जो है फिगर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नंबर सीरीज़ है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से करनी है, अवॉइड नहीं करना है। मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी, ये मैं बोलूँगी आपसे, मैथमेटिक्स आपके नंबर जितने अच्छे आप ले आओगे उतने ऐड हो जाएंगे आपके। ये चीज़ समझ लो कि आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप मैथमेटिक्स कर लेते हैं ना। और आपका बाकी पार्ट भी तो है ही। करंट इवेंट जो है, करंट अफेयर्स है, इसमें आपका क्या होता है, जीके और करंट अफेयर दोनों आपको पढ़नी है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हिस्ट्री, आपका सिविक्स, जोग्राफी, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर जिसमें आपके डांस फॉर्म वगैरह पूछी जा सकती है, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ये सब इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर एसएसटी वालों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ के लिए, है ना।
थर्ड है आपका अगर नंबर वाला देखें आप, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला, तो वही सेम टॉपिक्स हैं आपके। सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन के बाद यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ, और आपका रेशो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ हैं। तो ये ही सारे आपके जो टॉपिक्स हैं, इनको एक बार स्क्रीनशॉट करके आप राइट डाउन कर लीजिए। जिनमें से ये वाला जो सेक्शन है ना आपका परसेंटेज वाला, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं ना, टेबल वगैरह ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, यानी आपके लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है टोटल, जो काफ़ी स्कोरिंग है। तो यहाँ पर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको वोकैब प्रिपेयर करनी है, वोकैबलरी, इसके अलावा ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, और आपके इसका करेक्ट यूज़ भी आपको आना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। हिंदी में और इंग्लिश में मोस्टली सेम ही तरीके की चीज़ होती है, आपको दोनों बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सेक्शन बी देख लेते हैं, मेन जो है हमारा, ये आपका कितने पार्ट में डिवाइड होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेवल की अगर बात करूं तो आपका जो लेवल है वो वैसे तो 6th क्लास से बोला जाता है, पर जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो 9th 10th लेवल से लेकर 11th 12th तक लेवल में भी चले जाते हैं किसी किसी सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं हर सब्जेक्ट में 11th 12th का देंगे, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 11th 12th से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब उस लेवल पे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 11th 12th में से क्यों आ गए क्वेश्चन, क्योंकि लेवल हाई हो जाता है। कुछ बच्चों को क्वेश्चन ये भी रहता है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं क्या, कोई नहीं, आपको चारों ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले देखिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी समकालीन भारत। यहाँ पर हम दोनों लैंग्वेज में करने की इसको कोशिश करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें आपके कुछ एक टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक्स को देख लेते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसमें आपकी जो हिस्ट्री की बुक जाएगी वो 9th और 10th क्लास की बुक जाएगी, ठीक है। इनको अच्छे से आपको करके जाना है। टॉपिक्स देख लीजिए, इसमें आपका औद्योगिक क्रांति है, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी आर्थिक मंदी है, लेबर एंड पीजेंट क्लास इशू है, यानी मजदूर और किसानों के जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड चैप्टर करना है आपको। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में भारत में इंडस्ट्रीज यानी जो उद्योग थे उनमें ग्रोथ कैसे हुई इस बारे में है। फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, इंडिया में कॉलोनियल जो सोसाइटी रही यानी औपनिवेशिक जो समाज रहा उसकी क्या हालत थी, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति। इसके आपको कारण, इवेंट्स, क्या क्या चीज़ें थी, आपको फैक्ट सारे के सारे, इसके अलावा इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसके परिणाम क्या हुए, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का विद्रोह, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, लास्ट वाला जो पेपर था उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और यूएन से क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, ठीक है। और इसके अलावा समाजवाद से भी, नाजीवाद से भी क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी भरमार देखने को मिली थी क्वेश्चंस की। फ्रीडम स्ट्रगल आपको तैयार करना है 1885 से लेकर 1947 तक। 1885 में क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस है उसका स्थापना हो चुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उसकी स्थापना के बाद से चीज़ें और सिस्टमेटिक तरीके से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो अपने आप में ही पॉलिटिक्स में एक पार्टी का स्टेब्लिश होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। तो क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस देखने को मिले, इसलिए ये वाला देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि आपसे पूछ लिया जाता है कांग्रेस का पर्टिकुलर सेशन के बारे में कि वो कहाँ पर हुआ था, इस वाली सेशन में ये वाली चीज़ थी, खास चीज़, यानी ये डिसीजन लिया गया था, तो इस वजह से 1885 भी रखा गया है। रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, और बताना है आप इससे रिलेटेड सारे इसके कारण क्या थे, प्रभाव क्या थे, इसका क्या परिणाम हुआ, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, और इसके परिणाम फाइनली क्या थे। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है सोशलिज्म, राइज ऑफ सोशलिज्म यानी समाजवाद का उदय। इसमें हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा यूरोप में समाजवाद कैसे फैला, इसके अलावा इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हम बात करेंगे जर्मनी और इटली में क्या कंडीशन चल रही थी। तो जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, इस बारे में भी हमारा चैप्टर है, वो भी हम पढ़ेंगे। द 2 वर्ल्ड वॉर्स यानी दोनों ही जो विश्व युद्ध है वो भी आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। इसके अलावा यूएन, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उसके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्या क्या बॉडीज़ हैं, क्या क्या उनके काम हैं, कहाँ उनका हेडक्वार्टर है, किस चीज़ का कहाँ पे, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से रेडी करने हैं, खैर मैं तो करवाऊंगी ही, ठीक है ना। नेक्स्ट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपका क्या क्या चीज़ है,
ये आपका स्टैंडर्ड जाएगा। कुछ टॉपिक्स आपकी छोटी क्लास के हैं, लेकिन अगर वो टॉपिक्स आपके जैसे सोलर सिस्टम है ये छोटी क्लास में भी है, लेकिन आपको जो रेडी करना है वो बड़ी बड़ी क्लास के लेवल तक का करना है। आप छोटी क्लास का सोलर सिस्टम पढ़ के मत जाना, आपको बड़ी क्लास तक का रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब हाईएस्ट लेवल आपको अचीव करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो सोलर सिस्टम है, इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है, यानी सौरमंडल आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा अर्थ का जो ओरिजिन है यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, मोशन ऑफ अर्थ है। नेक्स्ट है रोटेशन, यानी आपको पता होना चाहिए घूर्णन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट क्यों होते हैं, सीजन में परिवर्तन क्यों होता है, ठीक है। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसके बारे में, फाइंडिंग टाइम, समय के बारे में। तो ये सब आपका छोटी क्लास में भी है, पर 11th-12th की क्लास में भी है, तो आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थ इंटीरियर, यानी अर्थ जो है उसके इंटीरियर में क्या है, क्या क्या चीज़ें वो पढ़नी है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्टिनेंट के बारे में, इसके अलावा कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो भी थियरीज है, ठीक है, वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ये भी पढ़नी है। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी है वो भी, अर्थक्वेक के बारे में, वोल्केनोस के बारे में, क्योंकि इससे भी तो चेंज होता है, परिवर्तन हुआ है चीज़ों में, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ये चीज़ें भी पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट यानी जलवायु, ठीक है। एटमॉस्फेयर पढ़ना है, इसमें आपको ये चीज़ सारे के सारे जो मंडल है, कौन कौन सी लेयर कहाँ पर है, कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, कौन से जो लेयर है उसमें क्या क्या उसकी खासियत है, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे हुआ, स्ट्रक्चर कैसे बना, तो इसके अलावा उसके एलिमेंट और वेदर और क्लाइमेट में यानी मौसम में और जलवायु में क्या फ़र्क है, आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट है इंसुलेशन यानी सूर्यातप, ठीक है, सूर्यतप के बारे में भी हमारा टॉपिक है, मैं कराऊंगी ये सारे टॉपिक आपको। इसके अलावा है हीट बजट, यानी धरती में अलग अलग, जैसे सपोज सूर्य से जो किरणें पड़ती हैं, सूर्य से जो गर्मी प्राप्त होती है अर्थ को, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो उस पूरे को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हीटिंग एंड कूलिंग यानी ठंडा होना और गर्म होना पृथ्वी का। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोलर रेडिएशन, ठीक है, सूर्य विकिरण है। इसके अलावा आपका है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है और एडवेक्शन है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है। हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल, यानी दोनों ही तरीके के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरीके से होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपका ऊष्मा वाला चैप्टर, आप ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, यही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, यानी आपको रॉक्स के बारे में यानी चट्टानों के बारे में, उनके प्रकार जो भी चीज़ें हैं यानी उनके टाइप, कितने प्रकार की चट्टानें होती है, मिनरल्स खनिज कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे बनती है, मेजर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी विशेषताएं और उनके प्रकार भी हमें देखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है आपका एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, यानी जो भू आकृतियां हैं उनकी प्रक्रिया किस तरीके से बनती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें अक्षय हो सकता है, मास वेस्टिंग है, रनिंग वाटर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। विंड है, वायु की वजह से भी होता है, ग्लेशियर्स, सी वेव्स एंड कार्स्ट ट्रोपोग्राफी, ये सब चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इन सबको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर, ठीक है, यानी वायु दाब, वायु दाब की पट्टियाँ। उसके अलावा वायु, आपको पता ही विंड जो है वो तो रिस्पॉन्सिबल होती है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, तो यहाँ भी प्रेशर में भी हम पढ़ेंगे। साइक्लोन्स पढ़ेंगे, एंटी साइक्लोन्स पढ़ेंगे, इवेपोरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कंडेंसेशन क्या होता है, इसके अलावा प्रेसिपिटेशन क्या होता है और इसकी फॉर्म क्या क्या होती है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और इसके टाइप क्या क्या होते हैं रेनफॉल के, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट यानी दुनिया की जो जलवायु है वो कैसे, क्या, कहाँ पर कैसी है। क्लासिफिकेशन, उनको मतलब हम अलग अलग करेंगे, टाइप देखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर यानी ओशन देखेंगे, इसमें ओशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखेंगे, किस तरीके से ये काम करता है। ओशन में सबमरीन रिलीफ, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, मूवमेंट ऑफ ओशन, वाटर वेव यानी जलधारा के बारे में पढ़ा जाएगा, कौन सी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम वगैरह सब आप जानते ही हैं।
तो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा कौन सी कैसे कहाँ पर काम करती है, कौन सी कहाँ किस तरफ से बहती है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इंडियन ओशन के बारे में भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे मैप्स एंड स्केल्स में उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फाइंडिंग डायरेक्शन, दिशाओं का ज्ञान होना। इसके अलावा मैप के बारे में देखेंगे। इसके अलावा क्लाइमेटिक डाटा वगैरह ये सब देखेंगे। लाइन बार ग्राफ, ये सब कुछ चीज़ को क्लाइमोग्राफ कहा जाता है। इसके बाद आइसोथर्म्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइसोबार्स और आइसो हाइट्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए थे एनवीएस में, ठीक है, और केवीएस से भी एक्सपेक्टेड है, खैर आते ही हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, सब बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इनमें। तो देखेंगे, इसको भी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए बायोस्फीयर, यानी आपका जैव मंडल, जीव मंडल भी बोल सकते हैं इसको। इसमें इकोलॉजी, इकोसिस्टम का टाइप, स्ट्रक्चर और कैसे काम करता है इकोसिस्टम, फूड चेन कैसे होता है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे करके। फूड वेब देखेंगे, वर्ल्ड बायोम्स देखेंगे। इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स वगैरह भी देखेंगे कौन सा कहाँ पे है। इसके अलावा जीवों की रक्षा के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए सरकार ने, कौन कौन से जानवरों को बचाया गया, कितने वाइल्ड लाइफ या फिर नेशनल पार्क जो हैं वो बनाए गए हैं। इंडिया के बारे में देखेंगे, उसका साइज़ एंड लोकेशन, इंडिया के बारे में पूरे तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इंडिया जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी चीज़ उसमें यहाँ पर देखी जाएगी। डिविजन्स, ड्रेनेज सिस्टम इसका, यानी अपवाह तंत्र, ठीक है, उसका अपवाह तंत्र देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लाइमेट, ठीक है, ओरिजिन, मैकेनिज्म, इंडियन मानसून के बारे में, सीजन के बारे में, इंडिया के क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया के एस्पेक्ट में देखेंगे उसका क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिट्टी के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कौन सी मिट्टी है और कौन सी मिट्टी कौन सी खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फायदा है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन है, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसके फैक्टर, माइग्रेशन, और यानी जब लोग इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसका क्या असर पड़ता है, क्या कारण होते हैं इन सब चीज़ों के, और उस चीज़ का परिणाम क्या होता है। पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स, यानी जनसंख्या है वो एक संसाधन के रूप में आप उसको कैसे देखते हैं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ विद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में देखेंगे कि पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है उससे रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज़ है और क्या चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन और उसका विकास। मीनिंग एंड नेचर, कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से रिसोर्स को क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यूटिलाइजेशन देखेंगे, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसकी क्या क्या ज़रूरत है, एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जो पानी है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, फिशरीज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, यानी भारत की जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनके बारे में देखेंगे। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज देखेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज देखेंगे, यानी ऊर्जा के जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनमें क्या क्या है, जैसे सौर ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन आ जाता है आजकल। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कृषि के बारे में, वेट एंड ड्राई एग्रीकल्चर क्या है, इसके अलावा इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये वाला जो एग्रीकल्चर है यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। शिफ्टिंग से तो बनता ही है, ठीक है, शिफ्टिंग जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी होता है कहा जाता है। कॉमर्शियल एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या डिफरेंस है ये पूछ लिया जाता है। डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम, जैसे कि आपको पता ही है कि ना आजकल जो ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सीबीटी बेस्ड हमारा पेपर है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको दोनों तरीके की नॉलेज रखनी होती है, एक तो फैक्ट आपको याद रखने की नॉलेज भी रखनी होती है, दूसरा आपको सिर्फ रटना नहीं है, समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं सीबीटी वाले जो पेपर आ रहे हैं आजकल कि उनमें आप उतना पढ़ के भी नहीं गए, लेकिन आपने चैप्टर बहुत अच्छे से रीड किया था, इस वजह से आप क्वेश्चन को सही कराए बिल्कुल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, क्लासिफिकेशन है, कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर, कौन से जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके अलावा टाइप है, और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर इन इंडिया, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, केमिकल्स, एंड इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, इन सब के बारे में भी बहुत बड़े तरीके से पढ़ेंगे। लाइफ लाइन्स, यानी भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके क्या जीवन रेखा है, यानी लाइफ लाइन है, मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कितनी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो जो पूरी की पूरी मार्केट है वो कैसे रन हो पाएगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन है, रोड, रेलवेज़,
वाटरवेज, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो या तो रोड के माध्यम से होगा, रेलवेज के माध्यम से होगा, या फिर पानी के द्वारा होगा, या फिर हवा द्वारा, एयरवेज, ठीक है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड है, रेडियो है, टेलीविजन, सैटेलाइट एंड कंप्यूटर, इंटरनेशनल ट्रेड। द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, भारत का जो फॉरेन ट्रेड है यानी विदेश व्यापार जो है उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहा है। सी पोर्ट्स, इसके अलावा एयरपोर्ट्स यानी हम जो है बंदरगाह वगैरह उन सबको भी देखेंगे, और जो मेजर हमारे एयरपोर्ट्स हैं यानी हवाई अड्डे हैं उसके बारे में भी, क्योंकि हमें टूरिज्म एंड एज अ ट्रेड भी कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजास्टर एंड हजर्ड्स, इसके नुकसान यानी आपदा से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो भी हमें क्लियर करने हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर यानी जो आपदा है वो कितने प्रकार की होती है, नेचुरल होती है, मैनमेड होती है, यानी कुछ तो होती है जो कि नेचुरल होती है, अपने आप ही आती है, एक होती है जो इंसान द्वारा लाई जाती है, जैसे आग वगैरह लगना, ये सब। डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकमिंग डिजास्टर मैनेजर, ठीक है। आप डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में आप कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट्स इसके, और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप पूरी तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कैसे आप रिस्क कम कर सकते हैं, आप उस वक्त क्या करेंगे। फिर है आपका कॉमन मैन मेड डिजास्टर, कौन कौन से होते हैं जो व्यक्ति मनुष्य द्वारा डिजास्टर आ जाते हैं। प्रिवेंशन, उनसे बचाव कैसे करेंगे, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा सोशल प्लानिंग फॉर डिजास्टर, यानी डिजास्टर से रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए। आपदा अगर कोई आती है तो उसका प्रबंधन आप कैसे करेंगे। सुनामी है, सर्वाइवल स्किल है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके अलावा सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड प्लानिंग अहेड। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक्स है, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के बारे में। यहाँ पर आपका चैप्टर है 9th-10th की, बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, लेकिन आप ये गलती मत करना, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो 9th-10th के लेवल से ऊपर भी आ जाते हैं, वो मैं आपको करा दूंगी, पर मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो फिलोसफर्स हैं उनकी थियोरी से रिलेटेड पूछ लेते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आपको थोड़ा सा खुद से ही रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि इन क्लासेस में ये वाली थियोरी मेनली नहीं है, ठीक है ना। इन वाली क्लासेस में कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें पीपल, लोगों को एक संसाधन के रूप में आपको कैसे देखना है और क्या क्या कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, यानी आर्थिक एक्टिविटी कौन सी होती है, और जो आर्थिक एक्टिविटी नहीं होती वो कौन सी होती है। पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी यानी जो गरीबी है उसको कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी है, पॉलिसीज़ फॉर पॉवर्टी रिडक्शन यानी गरीबी को घटाने के लिए कौन कौन सी सरकार की पॉलिसीज़ वगैरह हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। इसके अलावा पॉवर्टी एस्टिमेट्स, फूड सिक्योरिटी भारत में यानी भारत में खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, फूड सिक्योरिटी भारत में। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, बफर स्टॉक और इशू प्राइस और सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड फूड सिक्योरिटी। इसमें क्या आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फिर है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसके अलावा पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के टाइम में कौन कौन सी, भारत जहाँ पर 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उस आज़ादी के समय पर भारत किन किन कंडीशंस में फंसा हुआ था, इकोनॉमी कहाँ थी, तो उससे उभरने के लिए भारत ने क्या किया, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट कैसे हुआ, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, GNR। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड यानी भारत का विदेशों के साथ जो व्यापार है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सहकारी समिति से संबंधित भी टॉपिक है ये, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के कुछ क्षेत्रक होते हैं या फिर क्षेत्र होते हैं, कुछ सेक्टर होते हैं, तो उनको किस तरीके से हम बांटेंगे क्लासिफिकेशन इन सेक्टर्स का, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड या अनऑथराइज्ड, या फिर आप बोल सकते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री, परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट है मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, मनी एंड क्रेडिट से संबंधित यानी मुद्रा और साख। इस टॉपिक का नाम क्या है, मुद्रा और साख,
ठीक है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, फंक्शंस ऑफ मनी यानी मुद्रा के क्या काम होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मुद्रा को कौन जारी करता है, कौन सा बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आरबीआई आपको याद रखना है, ठीक है ना, वो तो कराऊंगी मैं। खैर बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन से होते हैं, SHG से क्वेश्चन आता है। ट्रैप इसके अलावा ये भी यहाँ इस वाले टॉपिक से KVS में क्वेश्चन आया था अभी। इसके अलावा है डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, इसके अलावा है फाइनेंशियल मार्केट्स, इसके अलावा है मनी एंड कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन इंडिया। ये सब टॉपिक्स जो हैं वो आपको एकदम क्लियर करने हैं, ठीक है। सिविक्स की अगर हम बात करें, यानी सिविक्स कह लो या फिर पॉलिटी कह लो, इसको राजनीतिक शास्त्र भी कह सकते हैं, ठीक है। सिविक्स में कौन कौन से टॉपिक है आपके 9th 10th जो क्लास है उनके टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो टॉपिक्स है इनका मतलब इनका हाईएस्ट लेवल आपको अचीव करना है पढ़ने के लिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सपोज बुक में आपको बहुत थोड़ा सा लिमिटेड बता दिया, आप उसको पढ़ के सोचे कि मुझे सब कुछ आ गया है। आपको थोड़ा सा उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है यानी संघवाद, पावर शेयरिंग यानी शक्तियों का बंटवारा, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डाइवर्सिटी यानी विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। पॉलिटिकल पार्टीज, भारत में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, कौन सी कब स्टैब्लिश हुई, किसका क्या मोटो है और कौन सी किस कंडीशन में है। इलेक्शंस यानी चुनाव देखने हैं। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो है लेकिन डेमोक्रेसी के आगे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और कोई कंट्री इससे उभरती कैसे है। पॉपुलर स्ट्रगल देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे जैसे कि नेपाल और बोवेलिया के संदर्भ में। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आपको आर्टिकल आपका 73 है, ठीक है, वो भी आपको देखना है। तो इसमें क्या है, आपका पंचायत से रिलेटेड है आपका, और जो आपकी नगर पालिका होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड यानी दुनिया और भारत और दुनिया में डेमोक्रेसी क्या हालत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे उसका फ्रेमवर्क था, कैसे उसको अडॉप्ट किया, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब देखने हैं। पार्लियामेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका टॉपिक था, ये हो चुका है कवर। ये सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं, ठीक है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे इतना ही बताना था आपको, एक बार क्लियर करना था टॉपिक्स के बारे में। चैनल के साथ बने रहिए और क्लासेस शुरू होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फर्दर जो भी मैं वीडियोस डालूँ उनके बारे में पता चल जाए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट